एचपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास में हमने 100 MCQ टाइप प्रश्न सम्मिलित किया है। ये आपका एक प्रकार का 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम यानी इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, उन सब के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी बार इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर नंबर 2 जिसमें आपका पेपर टाइटल है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सब लोग प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चंस के आंसर भी देने का। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस टू चेंज ऑन, यानी वनों की कटाई से संभावना कम हो जाती है। जब वन की कटाई होती है तो किस चीज़ की संभावना सबसे कम हो जाती है। पहला दिया गया है कि लगातार भूस्खलन होता है, सतही मिट्टी का क्षरण होता है, या वर्षा होती है, लगातार चक्रवात आता है। तो आपको बता दें जब वनों की कटाई जो अधिक हो जाती है, यानी कि वनों की कटाई की संभावना जब कम हो जाती है, अधिक नहीं होती है कम हो जाती है, तो सबसे अधिक जो होता है वो वर्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉयल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर, यानी कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जहां पर सॉयल इज इरिलेटेड, यानी कि मिट्टी वातित होती है। बी ऑप्शन दिया गया कि मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है, या बंजर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, या फिर मिट्टी के कटाव की अनुमति है। तो मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है। मिट्टी को नुकसान से बचाने के लिए मृदा का संरक्षण किया जाता है विभिन्न प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा वन विरोधी संरक्षण गतिविधि है। इनमें से आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा वन विरोधी गतिविधि है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या प्रिवेशन ऑफ फाइबर्स, या क्लीनिंग फिलिंग, या इकोनॉमी इन द ल्यूमरिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हिंदी में समझें तो ऑप्शन कह रहा है कि जंगली जानवरों का संरक्षण, क्या ये एक प्रकार का वन विरोधी संरक्षण है। तो ये बिल्कुल वन संरक्षण के अंतर्गत आता है, ये विरोध नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें आग का संरक्षण, तो आग का संरक्षण अगर हम देखें तो आप ये वन विरोधी संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ये नहीं आता है, क्योंकि आग का संरक्षण वन के संरक्षण के अंतर्गत है। तो इसमें से सही अंतर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट कटाई। ये जो अस्पष्ट कटाई है ये वन विरोध संरक्षण की गतिविधि है। ये सीधा जो वन संरक्षण है उसका क्या करता है, बहिष्कार करता है। जब वन की कटाई होती है तो ये वन विरोधी संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर है कि मृदा का अपरदन हम कैसे रोक सकते हैं। तो मृदा का अपरदन हम रोक सकते हैं वन रोपण करके, यानी या तो वृक्ष रोपण करेंगे या अधिक से अधिक वन लगाएंगे, यानी कि वन में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाएंगे या पेड़ पौधे होंगे। तो आप एक प्रकार से अगर यहाँ पर वन रोपण है तो वन रोपण या क्लिक करेंगे, या फिर वृक्ष रोपण अगर आपको दिख जाएगा ऑप्शन में तो वृक्ष रोपण आप क्लिक करेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका वन रोपण, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शीत क्षरण किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि फास्ट रनिंग रिवर्स, विंड, हैवी रेन्स, या फिर ग्लेशियर्स। तो आपको बता दें शीत क्षरण जो होता है वो हैवी रेन की वजह से होता है। भारी बारिश की संभावना जब होती है तब क्या होता है, शीत क्षरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि सॉयल कंजर्वेशन मीन्स यानी कि मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है। तो मृदा संरक्षण का अर्थ देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेगिस्तान के फैलाव को रोकना।
तो जब हम मृदा का संरक्षण करेंगे तो बिल्कुल रेगिस्तान का जो फैलाव है, रेगिस्तान में बहुत प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं होते हैं, वहाँ पर बालू पाई जाती है, ठीक है। गर्म हवा, सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश होते हैं। तो जब हम मृदा का संरक्षण करेंगे तो रेगिस्तान नहीं होगा, कोई भी ज़मीन बंजर नहीं हो पाएगी। दूसरा है हवा और बारिश से मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है। हम मृदा का जब संरक्षण करेंगे तो जो बारिश, आप देखेंगे कि बरसात के समय में मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब हम मृदा का कटाव देखते हैं कि होने लगता है तो बड़े बड़े पत्थर, जैसे रोड के किनारे देखेंगे तो रोड के किनारे क्या होता है कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते हैं मृदा को, यानी कि मिट्टी को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। वन रोपर द्वारा मृदा का अपरदन रोकना, तो यह भी आपका सत्य है। तो इसमें पूछा गया था मृदा संरक्षण का अर्थ, तो ये सभी एक प्रकार का मृदा संरक्षण के अर्थ के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाई हैविंग, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि जो मिट्टी का संरक्षण है वो कैसे सबसे अच्छे से अचीव किया जा सकता है, किसका प्रयोग करके। तो यहाँ पर है विंड स्क्रीन, गुड प्लांट कंजर्व, या फिर रिस्ट्राइक्ट ह्यूमन एक्टिविटी, या फिर लो रेनफॉल। तो इनमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुड प्लान कवर्स आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मेन इंडक्टर्स ऑफ सॉइल इरेशन इज, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन का मुख्य सूचकांक, मृदा अपरदन का मुख्य सूचकांक इनमें से कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, मृदा अपरदन का जो मुख्य सूचकांक है उसे वनों की कटाई कहते हैं। क्या कहा जाता है? वनों की कटाई, डिफॉरेस्टिंग। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा वनों की कटाई। ये मृदा अपरदन का मुख्य सूचक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि डार्क कलर्ड सॉयल आर द कंसीडर्ड मोस्ट क्रिस्टल एज दे कंटेन, यानी कि गहरे रंग की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वो मिट्टी और ह्यूमस, क्या सम्मिलित है? मिट्टी और ह्यूमस सम्मिलित है। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिट्टी और ह्यूमस की वजह से जो गहरे रंग की मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान में वनीकरण को रोकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया बकरी और चराने वाले जानवर, या स्थानीय निवासी, या मिट्टी की उर्वरता, या कम वर्षा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कम वर्षा, ठीक है। इनमें से कम वर्षा रेगिस्तान में वनीकरण को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर। रेगिस्तान में पेड़ पौधे ज़्यादातर क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और इस वजह से रेगिस्तान का वनीकरण जो रुकता है वो कम वर्षा की वजह से रुकता है, ठीक है। चलिए डी उत्तर सही है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इरोडेड सोयल आर, यानी अपर्दित मिट्टी, पूछा क्या गया है कि अपर्दित मिट्टी है। तो अपर्दित मिट्टी इनमें से कौन सा है? आपको ध्यान रखना है कि अपर्दित जो मिट्टी है वह पौधे के पोषक तत्वों से रहित। क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अपर्दित जो मिट्टी है वो पौधों के पोषक तत्वों से रहित होती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 जून को मनाया जाता है, 5th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? आप सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मल्चिंग हेल्प इन, मल्चिंग इसमें मदद करती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि नमी संरक्षण में, या खरपतवार नियंत्रण में, मिट्टी की संरचना में सुधार, या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। तो मल्चिंग जो है वो मदद किस में करती है? वो मदद करती है नमी संरक्षण में। मल्चिंग की प्रक्रिया नमी के संरक्षण में मदद करती है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है कि इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन माइंडेड एरिया कैन बी अचीव्ड बाई, खनन क्षेत्रों में
संतुलित पारिस्थितिकी संतुलन निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि मृदा अपरदन को रोकना, वनस्पतिक आवरण का विकास करना, या अतिचारण को रोकना, या कृषि का परिचय। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति आवरण का विकास करना। खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतिक आवरण का विकास करना जो है ये सम्मिलित है खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है। इनमें से पूछा गया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा ऊर्जा प्रवाह की विशेषता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कौन सा दिया गया है कि परिसंचारी प्रवाह, पहला दिया गया है परसंचारी प्रवाह, दूसरा दिया गया कदम पर कदम, या एक तरफा प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है, या स्थानांतरण दक्षता 50%। तो ध्यान देना है आपको कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की विशेषता के बारे में कथन सही है। तो कथन आपका सही हो जाएगा, एक तरफा प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इको स्टीम ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है। तो एकमात्र स्रोत सन है आपका, सूरज। ध्यान रखेंगे क्या है, रवि। हिंदी में सूरज को रवि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी कंट्रोल्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन सी ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण करती है। चलिए जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण इनमें से कौन सी ऊर्जा करती है। तो आपको ध्यान देना है, ऊर्जा जो नियंत्रण करती है वो है रवि, यानी कि सूर्य नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तर में से रूप में प्रवाह होता है, ये क्वेश्चन है। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर चक्रीय उत्तरोत्तर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिल क्या करेंगे कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तर से गैर चक्रीय उत्तरोत्तर घट रहा है के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है यूनिडायल रिएक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इतनी चीज़ क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द अमाउंट ऑफ एसिमिलेशन इन लिविंग थिंग्स इज करेक्ट इज। यानी कि यहाँ पर है कि जीवित जीवों में, जीवित चीज़ों में जो आत्मसात की मात्रा के बारे में कौन सा इनमें से कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि पोषी ग्रेड में संग्रहित कुल ऊर्जा, भोजन पचाने के बाद मल में कुल ऊर्जा, या पिछले पोषी स्तर से ऊर्जा का सेवन या अवशोषण के बाद संश्लेषित कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, अवशोषण के बाद संश्लेषित कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि घास, खरगोश और लोमड़ियों से बनी खाद्य श्रृंखला में खरगोशों के अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा खरगोशों के ऊर्जा यानी कि ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर खरगोश के श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा, या फिर खरगोश के, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि खरगोश के मल के माध्यम से जो डंकपोजर के शरीर में, या ऑप्शन सी आपका इसमें कह रहा है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि जिसमें दिया गया है कि खरगोश अपनी बुद्धि और विकास के रूप में, या फिर लोमड़ी के शरीर में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
यानी कि इसमें जो शामिल नहीं है वो खरगोश के मल के माध्यम से डंक पोजर के शरीर में, ठीक है, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। बाकी खरगोश के श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा भी सम्मिलित है। खरगोश अपनी बुद्धि और विकास का उपयोग करता है, तो ये भी सही है। और लोमड़ी के शरीर में, ये तीनों आपके सही है। डी वाला ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। चल अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल एनर्जी फ्लोइंग थ्रू एन इकोसिस्टम इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होने वाली कुल ऊर्जा है। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है, कुल ऊर्जा क्या है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों द्वारा निर्धारित कुल सौर ऊर्जा, यही पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होने वाली कुल ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में यह बात गलत है। इनमें से आपको बताना है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में इनमें से कौन सी बात या कौन सा कथन गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें आपको क्या ध्यान देना है, इनमें आपको यह ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन समझिए। पहला ऑप्शन है कि खाद्य श्रृंखला संबंध सबसे जटिल हो जाते हैं। तो क्या ये बात सही है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसमें जैसे जैसे उत्तराधिकार आगे बढ़ता है प्रजातियों की विविधता बढ़ जाती है। तो ये भी आपके जो ऑप्शन हैं ये भी सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। सी ऑप्शन है कि डंकपोजर की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती, तो यह भी इसमें आपका सही उत्तर है। एक दिया गया डी वाला आपका दिया गया एक याच्छादिक प्रक्रिया है। तो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में ये गलत है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार जो है वो एक प्रकार का याच्छादिक प्रक्रिया नहीं है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें से राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाइड्रोसील के दूसरे चरण में रहने वाले पौधों का एक उदाहरण है, ठीक है, हाइड्रोसील के दूसरे चरण में रहने वाले पौधों का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन पहला दिया गया था कि सैलिक्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वाली सिनेरिया। तो आपको ध्यान देना है वाली सिनेरिया ही आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। हाइड्रोसील के दूसरे चरण में रहने वाले पौधे जो एक प्रकार का उदाहरण है उसका नाम है वाली सनेरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेत पर पारिस्थितिकी उत्तराधिकार होता है, रेत पर पारिस्थितिकी उत्तराधिकार होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि हेलोसेरे, जेरोसेरे, हाइड्रोसेरे या फिर समोसेरे। तो आपको इसमें से ध्यान क्या देना है, उत्तर इसमें से आपको ढूंढना है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समोसेरे। आपका इसमें से रेत पर पारिस्थितिकी उत्तराधिकार होता है, सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चले अगला आपको उत्तर बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सक्सेंस, यानी कि आपको बताना है कि उत्तराधिकार में शामिल बुनियादी प्रक्रियाओं का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका क्रम इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा क्रम सही है। तो पहला हम देखते हैं इसमें आक्रमण, स्त्रीकरण, पूर्णता और संबंध दिया गया है या फिर प्रक्रिया या फिर नगण्यता। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आक्रमण, फिर आएगा आपका नगण्यता, फिर आ जाएगा पूर्ण और सक्रिया या फिर प्रतिक्रिया का स्त्रीकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था द सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट इन कार्बन साइकिल इज, कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन चक्र में जो पौधों के लिए कार्बन का स्रोत होता है वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इज, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका इनमें से पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन चक्र में जो जीवाणुओं की भूमिका होती है वो कार्बन यौगिक का टूटना, कार्बनिक यौगिक का टूटना क्या कहलाता है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका का योगदान बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चले अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द कार्बन साइकिल द ह्यूमन बॉडी रिटर्न्स कार्बन टू एटमॉस्फेयर थ्रू दिस वे, यानी कार्बन चक्र में मानव शरीर इस प्रकार से कार्बन को वायुमंडल में लौटाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि ग्लूकोज का निर्माण करके, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि अपशिष्ट उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण या सेलुलर श्वसन। तो इनमें से आपको ध्यान देना है, सेलुलर रेस्पिरेशन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन चक्र में मानव शरीर सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे सेलुलर श्वसन कहते हैं, तो सेलुलर श्वसन के प्रकार से कार्बन को वायुमंडल में लौटाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर सेंट्रल टू दिस प्रोसेस, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में केंद्र हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरिक साइकिल, कार्बन साइकिल या फिर सल्फर साइकिल। आपको इसमें से उत्तर करना है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों कार्बन साइकिल की प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द प्रीट्यूर्बेशन ऑफ विच ऑफ दीज साइकिल। तो इनमें से आपको ध्यान देना है, ग्लोबल कार्बन साइकिल आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसमें कौन सा उत्तर सही है? ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिस कार्बन इज आइसोटॉप इज रेडियो एक्टिव एंड वेरी रेयर। यह कार्बन आइसोटोप रेडियोधर्मी में बहुत दुर्लभ है। तो कौन सा कार्बन होगा? यहाँ पर कार्बन के नाम दिए गए, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो आपको कौन सा ध्यान देना है? इसमें से सही उत्तर होगा कार्बन 14। कार्बन 14 जो है ये आइसोटोप रेडियोधर्मी में बहुत दुर्लभ है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये संस्थाएं वायुमंडल से अधिक कार्बन पृथक करती हैं। ठीक है, दीज इंटेंटिज स्क्वाइटर मोस्ट कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन टिक करना है, ध्यान रखना है। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ध्यान दीजिएगा। इनमें से प्लांट, पौधे, ये जो पौधे हैं ये वायुमंडल से अधिकांश कार्बन पृथक करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इज सॉइल इरेशन। निम्नलिखित में से किसके कारण मृदा का अपरदन होता है? तो मृदा का जो अपरदन होता है सबसे ज़्यादा वो किसकी, यहाँ पर अगर बात करें विंड की, यानी हवा, ग्लेशियर, वाटर, तो इसमें से सही उत्तर लगाएंगे आप ऑल ऑफ दीज, इन सभी की वजह से, इन सभी के कारण मृदा का अपरदन होता है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज, यानी वह भूमि जो खेती के लिए अयोग्य हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम खराब भूमि या बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। अगर आप में बैड लैंड मिल जाती है तो बैड लैंड टिक करेंगे, या फिर आपको वेस्ट लैंड मिल जाता है ऑप्शन में, अगर दोनों रहता है तो आप बैड लैंड पर टिक करेंगे। समझने वाली बात यह है कि पूछा गया है कि वह भूमि कौन सी है जो खेती करने के लिए अयोग्य होती है और उसको कहा क्या जाता है। तो पहला तो ऑप्शन हो जाएगा बंजर भूमि, दूसरा हो जाएगा खराब भूमि। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन सी टिक करेंगे, यानी खराब भूमि या बंजर भूमि, ये खेती के लिए अयोग्य होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीढ़ी बनाना मृदा संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। सीढ़ी बनाना मृदा संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। तो पहला ऑप्शन है मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या फिर नदी क्षेत्र। तो सीढ़ी बनाना मृदा संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है जिसका नाम है पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सॉइल इरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, मृदा अपरदन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं बांध बनाकर, उचित पौधे लगाकर, या अत्यधिक चराई को कम करके, या वह सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी, इन सभी का प्रयोग करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। डी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉइल परमेबिलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड ड्यू टू द ब्लॉकर्स कॉल्ड। अवरोधकों के कारण जो मिट्टी की पारगम्यता कम हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? क्लोड्स, पैन या पेड्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए
जल्दी से उत्तर करने का प्रयास करें। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा पेन्स। कौन सा? फैन। पेन अवरोधक के कारण मिट्टी की जो पारगम्यता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कटाव का कार्य। कटाव, जो मिट्टी का कटाव होता है उसमें कारण क्या है? तो पहला दिया गया है कि वर्षा का तीव्रता, या वर्षा, या अपवाह, या तापमान। तो जब वर्षा तीव्र गति से होती है तो मिट्टी में अधिक कटाव होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लैंड कैपेबिलिटी यूनिट रेफर टू द, भूमि क्षमता इकाई से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो भूमि क्षमता इकाई का तात्पर्य है वो भूमि का वर्गीकरण करने से, भूमि का वर्गीकरण करने से, या नहीं करने से, या इनमें से नहीं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा भूमि का वर्गीकरण। भूमि क्षमता इकाई का जो तात्पर्य है वो है भूमि का वर्गीकरण करना से। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है क्लास थर्ड लैंड ऑफ, जिसे LUCC कहते हैं, LUCCR, LUCC की श्रेणी थर्ड जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? ये जो LUCC क्लास थर्ड भूमि है वो क्या होती है? वो खेती के लिए माध्यम का एक अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? जो बांध बनते हैं बड़े बड़े, वो किस, इनका उद्देश्य क्या है? तो अब देख रहे हैं आप कि बांध जो बन रहे हैं उस पर बड़े बड़े विद्युत जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं वहाँ पर विद्युत का निर्माण हो रहा है बड़े बड़े बांध का प्रयोग करके। तो अब हम इनसे करते क्या क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कि पानी को बनाए रखना या मिट्टी के नुकसान को नियंत्रित करना। तो इसमें से सही उत्तर दोनों हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट उत्तर होंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो पानी को एक जगह पर संग्रहित करते हैं, रोक देते हैं, तो और धीरे धीरे बांध को पानी को छोड़ते हैं। इसकी वजह से कटाव बहुत कम होता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विंड वेलोसिटी हाइगर एट, हवा का वेग अधिक होता है, हवा का वेग कब अधिक होता है ये आपको बताना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई हो जाए हवा का, तो हवा का वेग क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन विक्षोभ बढ़ने के साथ बढ़ता है। जब पवन का विक्षोभ बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ता है? घर्षण वेग, या फिर टेम्परेचर। तो आपको ध्यान देना है कि जब पवन का विक्षोभ बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो घर्षण वेग है वो भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन विक्षोभ अधिक होता है, पवन विक्षोभ कब अधिक होता है? खुरदरी सतह पर, चिकनी सतह पर, यानी कि लहरदार सतह पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पवन का विक्षोभ होता है वो खुरदरी सतह पर अधिक होता है, यानी कि रफ सरफेस पर जो विक्षोभ होता है, पवन का विक्षोभ वो क्या होता है? अधिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ विंड ट्यूबरविलेंस इज ग्रेटर एट, यानी कि पवन विक्षोभ का परिणाम सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पवन विक्षोभ का जो परिणाम होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो जमीन की सतह पर होता है। कहाँ पर होता है? ग्राउंड सरफेस पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल एरेशन इज द फंक्शन ऑफ, मृदा अपरदन का कार्य है। तो मृदा अपरदन का कार्य क्या दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, कटाव और क्षरणशीलता ये दोनों मृदा अपरदन के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बोथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लियरिंग फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज, वनों का सफाया क्या कहलाता है? तो वनों का जो सफाया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वनों की कटाई। वनों का सफाया, वनों की कटाई कहा जाता है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे डिफॉरेस्टेशन के नाम से आप जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि डिफॉरेस्टेशन लीड टू, वनों की कटाई से होता है। जब वनों की कटाई अधिक होने लगती है तो क्या होता है? पहला तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी के तापमान में
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी जब हम वनों की कटाई करेंगे। दूसरा है O2 और CO2 का असंतुलन बढ़ेगा। सी आ जाएगा कि वर्षा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ए और बी, माफ कीजिएगा, ए और बी ये दोनों करेक्ट उत्तर होंगे। ठीक है, यानी कि जब वन की कटाई अधिक होगी तो तापमान में वृद्धि होगी, O2 और CO2 का संतुलन बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को जो आवश्यक गैस होती है, आवश्यकता होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। सी वाला ऑप्शन आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है का द नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस नाम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार करते हैं। तो ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एन इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कब वृद्धि होती है, तो इसकी जो वृद्धि होती है वो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अचानक वृद्धि आती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड द गंगा एक्शन प्लान लॉन्चेड, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान देना है 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान के जो कार्यान्वयन है यानी कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राधिकरण गठित किया गया था। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है ये भारत सरकार की एक प्रकार की संगठन है जिसमें गंगा एक्शन प्लान का कार्यान्वयन प्राधिकरण गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय की जो स्थापना की गई थी 1994 में कब की गई थी। कब की गई थी, 1994 में। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड फेज 2 गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड, गंगा एक्शन प्लान का चरण 2 कब स्टार्ट हुआ था। तो 1993 में, 1993 में गंगा एक्शन प्लान 2 का चरण स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द टॉप बोर्ड इन द गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान में शीर्ष बोर्ड कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो शीर्ष बोर्ड है वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसको कहा जाता है हिंदी में कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना कठिन क्यों है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि प्लास्टिक का हम पुनः यानी जो प्लास्टिक होती हैं उनको एक बार तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन दोबारा उनका पुनर्चक्रण करना कठिन क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह बहुत कठिन प्रकार की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसमें बता रहा है कि ये जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के आकारों में आते हैं, या चिपकने वाला होता है, या इनमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन होते हैं। तो आपको इसमें सही उत्तर जो लगाना है उसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन होते हैं, इस वजह से प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय द इंडिविजुअल लेवल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा किया जाता है। तो इनमें से आपको क्या ध्यान देना है। पहला ऑप्शन दिया गया कि बर्निंग, दूसरा है कि डिस्पोजल या रिसाइकलिंग, या फिर सोर्स रेडिएशन। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा स्रोत में कमी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोर्स रिडक्शन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लान्स इज यूज एज द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में हम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पुनः उपयोग की योजना, एकीकृत योजना, रिसाइकलिंग की योजना या कम करने की योजना। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत योजना। एकीकृत योजना ये एक प्रकार का योजना है जिससे हम अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में कार्य करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल बी डीकम्पोज। ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया पानी के प्रवाह से, मिट्टी के कणों द्वारा या सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही जो जवाब है, सही उत्तर इसका हो जाएगा द इंटीग्रेटेड प्लांट्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इनमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित होगा तो वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के दौरान होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज, यानी कि जो बर्निंग है सॉलिड वेस्ट का वो रिकमेंड नहीं करता। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि इट केस द सेवरल इन्वायरमेंटल इशू। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है जिसमें क्या बताया गया, ओजोन। दूसरा है वाटर वेपर, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है ओजोन जो है ये एक प्रकार का मेजर ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट केस ए रिएक्शन प्रोड्यूसिंग, यानी सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। पहला ऑप्शन है मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओजोन। करेक्ट उत्तर क्या है, ओजोन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चले ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, मीथेन, ओजोन द्वारा पुनः विकसित ऊष्मा की जांच करना क्या कहलाता है। इस जांच को हम सौर प्रभाव के नाम से जानते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ के, या फिर ओजोन परत या ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस ग्लोबल वार्मिंग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के अब तक वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई है। चलिए तो अब तक का जो वृद्धि हुआ है लगभग कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के वो लगभग 30% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे, लगभग 30%। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने लगभग 100 क्वेश्चंस MCQ मोड में डिस्कस किया। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम लेकर के आएंगे कल की क्लास में जो सेम इसी टाइम पर होगी। लगभग 5 से 6 मॉडल पेपर आपके 100 टाइप क्वेश्चंस का करा देंगे और यहीं से निश्चित रूप से आप सबके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करके और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।